सुधीर ने सपना की हत्या करने के लिए विनोद का सहारा लिया। चूंकि विनोद को पैसों की सख्त आवश्यकता थी, इसलिए वह मना नहीं कर सका और इस घिनौने प्लान का हिस्सा बन गया। फिर क्या था, अब प्लान बनने लगा कि सपना को आगरा कैसे बुलाया जाए। सुधीर ने सपना को फ़ोन लगाया और बोला, सपना, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तुम ऐसा करो, जितनी जल्दी हो सके आगरा चली आओ। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि कौन है यह सुधीर और सपना को जान से क्यों मारना चाहता है। आखिर सपना ने उसका क्या बिगाड़ा है, उसकी सपना से क्या दुश्मनी है। आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं शुरू से। नमस्कार, मैं हूँ राज। महफिल 24/7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, वीडियो का लाइक वाला बटन दबाना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, सपना उत्तर प्रदेश के एक जिले प्रतापगढ़ के माधव प्रसाद की इकलौती बेटी थी, जो एक महाविद्यालय में प्रोफेसर थे। चूंकि माधव प्रसाद जी का कोई पुत्र नहीं था, तो सपना को हमेशा बेटों के जैसा ही पाला था उन्होंने, लेकिन संस्कार भी बहुत अच्छे दिए थे। सुख सुविधाओं के बीच पली सपना के सपने भी बड़े बड़े थे। वह एक IAS अधिकारी बनकर अपने पिता का नाम रोशन करना चाहती थी। पिता माधव प्रसाद भी हर तरह से अपनी बेटी का सपोर्ट करते थे। माधव प्रसाद की नौकरी अब बस कुछ दिनों की ही शेष थी, तो उनका मन हुआ कि क्यों न सपना की शादी कर दी जाए और उसके बाद वह अपनी IAS की तैयारी भी करती रहेगी। उन्होंने लड़का तलाशना शुरू कर दिया, लेकिन उनके मन का लड़का नहीं मिल रहा था। दरअसल माधव प्रसाद चाहते थे कि वे सपना की शादी किसी नौकरी वाले लड़के से ही करें, यानी वेल सेटल्ड लड़का उन्हें चाहिए था। जो नौकरी वाले लड़के मिलते भी थे, या तो सपना मना कर देती या उनकी उम्र ज़्यादा रहती। काफ़ी खोजने के बाद एक लड़का मिला जिसका नाम सुधीर था, जो उम्र में तो सपना से बड़ा था, लेकिन अच्छे खासे परिवार का था, इसलिए माधव प्रसाद को पसंद आ गया। सपना को दिखाया तो सपना ने रिजेक्ट कर दिया और कहा कि पहले तो ये उम्र में ज़्यादा है और दूसरी बात मुझे पसंद भी नहीं है और तीसरी बात मैं इसे जानती भी नहीं हूँ कि ये कैसा है और कैसा नहीं है। सपना ने अपनी माँ से कहा, मम्मी, मैं अरेंज मैरिज नहीं करूँगी, मैं लव मैरिज करूँगी, ताकि मैं जान सकूँ कि लड़के में कोई खराबी तो नहीं है या नशेड़ी तो नहीं है और जो मुझे पढ़ने लिखने में कोई पाबंदी ना लगाए, ऐसा लड़का मुझे पसंद है। लेकिन उसकी माँ ने भी उसकी नहीं मानी और बोली, बेटा, शादी होने के बाद सब सही हो जाएगा, तुम उसे जान भी जाओगी, समझ भी जाओगी और प्यार भी हो जाएगा। रही बात नशेड़ी की, तो वो हम पता कर लेंगे। सपना के लाख मना करने के बाद भी उसके घर वालों ने उसकी शादी सुधीर से कर दी, जो उससे 8 साल बड़ा था। हालांकि सुधीर भी बहुत खुश नहीं था, लेकिन सपना के घर वालों ने दहेज के रूप में इतना कुछ दे दिया था कि उसके घर वाले मना नहीं कर सके। शादी तो हो गई, लेकिन सुधीर और सपना दोनों ही ऐसा लग रहा था कि जबरदस्ती रिश्ते में बांध दिए गए थे। धीरे धीरे समय बीता और सपना को सुधीर अच्छा लगने लगा, यानी उसे भी प्यार होने लगा। लेकिन सुधीर का कुछ पता नहीं चल रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसने सपना को हर तरह की आज़ादी तो दे दी और सपना भी उसका और उसके परिवार की सारी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी और अपनी तैयारी भी कर रही थी। अब सुधीर पता नहीं किस कश्मकश में था। उसे तो खुश होना चाहिए था कि उम्र में काफ़ी छोटी होने के बावजूद भी सपना ने उसे पूरे दिल से अपना लिया था और धीरे धीरे उससे प्यार भी करने लगी है। अचानक एक दिन सुधीर के मन में कुछ सूझा और वह सपना से बोला, सपना, तुम घर पर रहकर कितना तैयारी करोगी? घर पर बाकी कामों की वजह से तुम्हें डिस्टर्ब होता होगा ना, तो ऐसा करो, तुम दिल्ली चली जाओ और वहीं रहकर तैयारी करो। पैसे मैं भेज दिया करूँगा और हर हफ्ते मिलने भी आ जाया करूँगा। अब सपना तो तैयारी करना ही चाहती थी, तो उसने तुरंत हामी भर दी और तैयार हो गई दिल्ली जाने के लिए। इधर सुधीर के माता पिता ने भी इजाज़त दे दी। अब तो सपना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वह सोचने लगी कि मैं नाहक मना कर रही थी सुधीर से शादी करने के लिए। इतना अच्छा पति तो किसी किसी को मिलता है। सचमुच मैं बहुत किस्मत वाली हूँ। यही सोच सोच कर रात भर उसे नींद नहीं आई। फिर क्या था, सुबह हुई और वह दिल्ली जाने के लिए रवाना हो गई और सुधीर भी अपनी ड्यूटी के लिए आगरा चला गया।
सपना ने हॉस्टल में कमरा ले लिया और अपनी तैयारी करना शुरू कर दी। सुधीर भी हर हफ्ते सपना से मिलने के लिए पहुंच जाता। सपना को तो पहले से ही सुधीर से प्यार हो गया था और अब सुधीर भी सपना से इतना अच्छे से बातचीत करने लगा था कि लग रहा था अब उसे भी सपना से मोहब्बत हो ही गई है। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखने लगे थे और मौका मिलते ही तुरंत फ़ोन मिला देते और आपस में बात करने लगते। तभी सपना के हॉस्टल वाले इलाके से ही माधुरी नाम की एक छात्रा लापता हो जाती है। उसके घर वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी उसकी गुमशुदगी की। पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी लेकिन कहीं कोई सुराग हाथ नहीं लगा। 2-4 दिन के बाद पुलिस के पास एक फ़ोन आता है और पता चलता है कि किसी लड़की की लाश पास वाले जंगल में मिली है और वो भी नग्नता की अवस्था में। देखकर लग रहा था कि उसका बलात्कार हुआ है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई है। पुलिस जंगल में पहुंचकर देखती है तो पता चलता है कि यह तो माधुरी है। पोस्टमार्टम हुआ तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। दरअसल माधुरी का गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस को एक चैलेंज मिल गया था जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने का, क्योंकि इतनी निर्मम हत्या के बाद लोगों में भी गुस्सा बढ़ रहा था। पुलिस ने खबरियों को काम पर लगा दिया ताकि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जा सके। इधर सुधीर के ऑफिस में एक चपरासी विनोद कई दिनों से परेशान था क्योंकि उसे पैसों की सख्त आवश्यकता थी, क्योंकि उसकी बहन की शादी में उसे दहेज देना था। वह ऑफिस के हर कर्मचारी से मदद मांग चुका था लेकिन किसी ने मदद नहीं की। वह सुधीर के पास पहुंचा तो सुधीर ने कहा, ठीक है पैसे मिल जाएंगे लेकिन मेरा एक काम करना होगा तुम्हें। विनोद को पैसों की सख्त आवश्यकता थी तो उसने तुरंत हामी भर दी कि मैं हर काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन सुधीर ने एक बड़े आदमी से 20 लाख रुपए रिश्वत के रूप में ऐंठा, जिसे विनोद के खाते में डाल दिया और बोला कि इसमें से 2 लाख तुम अपनी बहन की शादी की तैयारी में खर्च कर लो, बाकी के पैसे का क्या करना है मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। उसके बाद सुधीर ने बाकी बचे 18 लाख का एक घर खरीदा और वो भी अपनी कलीग मीरा के नाम पर। समझ में नहीं आ रहा था कि सुधीर आखिर करना क्या चाह रहा था, उसका प्लान क्या था। इधर विनोद ने फिर कहा, साहब मुझे कम से कम 7 लाख की ज़रूरत है। तो सुधीर ने कहा, शादी की तैयारी जारी रखो, अभी तो मेरे पास और भी काम है और सब तुमको ही करने हैं। विनोद चुप हो गया। उसी रात सुधीर अपने खरीदे गए नए घर में गया और वहीं पर विनोद को भी बुलाया। विनोद पहुंच गया तो देखा कि सुधीर अपनी कलीग मीरा के साथ बैठकर दारू पी रहा है। विनोद को यह सब देखकर बहुत हैरानी हुई, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। सुधीर नशे में धुत होकर बोला, हैरान मत हो विनोद, ये मीरा मेरी ज़िंदगी है, मैं इससे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी एक बेकार लड़की से कर दी जो सिर्फ़ और सिर्फ माँ बाप की सेवा करना जानती है। मेरी इच्छाओं की उसे परवाह ही नहीं है। मैं तो मॉडर्न लड़की चाहता था जो मेरे साथ पार्टियों में जाए, मेरे साथ ड्रिंक करे और ऐश वाली ज़िंदगी जिए, मगर मेरी वाइफ एकदम गंवार है, एकदम गंवार, उसे कुछ आता ही नहीं है। विनोद, तुम्हें मेरी वाइफ को रास्ते से हटाना होगा ताकि मैं मीरा के साथ शादी कर सकूं। विनोद ने कहा, साहब तो मैडम को मारने की क्या ज़रूरत है, आप उनको डाइवोर्स दे दीजिए ना। सुधीर बोला, नहीं, मेरे घर वाले ऐसा होने ही नहीं देंगे और फिर मेरे ऊपर केस कर देगी वो, फिर मेरी और मीरा की शादी कभी नहीं हो पाएगी। तू कैसे भी करके प्लान बना लेकिन किसी को शक ना होने पाए और सपना को मेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दे। विनोद ने ना चाहते हुए भी सुधीर की बात मान ली और अब प्लान बनने लगा सपना को जान से मारने का। इधर पुलिस माधुरी के हत्यारों की तलाश में दिन रात एक कर रही थी लेकिन कुछ भी पता नहीं चल रहा था। तभी खबर मिलती है कि गर्ल्स हॉस्टल से सपना नाम की लड़की लापता है। पुलिस वालों पर दबाव बढ़ गया क्योंकि अभी एक लड़की की गुत्थी सुलझी नहीं थी कि दूसरी लड़की भी गायब हो गई। तभी एक खबरी ने खुशखबरी दी कि माधुरी के हत्यारे एक लॉज में छुपे हुए हैं। उसके बाद पुलिस बिना देर किए उस लॉज में पहुंच गई और सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। जब पूछताछ में मार पड़ी तो सब ने एक एक करके माधुरी का गैंगरेप और हत्या की बात कबूल कर ली, लेकिन इन लोगों ने सपना के मामले में मुंह नहीं खोला और कहते रहे कि सपना को वो जानते तक नहीं। माधुरी का केस तो बंद हो गया लेकिन सपना का दहला देने वाला मामला अभी भी जारी था। किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि सपना आखिर गई तो कहाँ गई।
पुलिस ने सुधीर और उसके घर वालों को पूछताछ के लिए बुलाया क्योंकि सपना के गायब होने की रिपोर्ट सुधीर ने ही लिखवाई थी। पुलिस वालों ने तो पहले पारिवारिक स्थिति का जायजा लिया क्योंकि हो सकता है कि दहेज या फिर घरेलू हिंसा का मामला हो, लेकिन सब कुछ क्लीन था। कहीं कोई ऐसी वजह नज़र नहीं आ रही थी जो सपना के गायब होने के पीछे की कहानी बता सके। पुलिस भी अब हैरान थी कि आखिर सपना गायब हुई तो कहाँ गायब हुई। अब पुलिस ने एक एक करके सबसे पूछताछ करनी शुरू कर दी क्योंकि अभी तक फिरौती का भी कोई कॉल नहीं आया था, तो किडनैपिंग का मामला नज़र नहीं आ रहा था। और वैसे भी सपना को किडनैप करके किसी को क्या मिलता, वो तो एक छात्रा थी। पुलिस जब सुधीर के ऑफिस के लोगों से पूछताछ करनी शुरू की तभी एक अजीब घटना घटी। सुधीर के फ़ोन पर मैसेज आया और वो भी सपना का। वो मैसेज पढ़कर तो पुलिस वाले भी दंग रह गए, एकदम हैरान रह गए। आखिर वो मैसेज क्या था? मैसेज में लिखा था कि सुधीर, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसके साथ ही हूँ और बहुत खुश हूँ। तुम दूसरी शादी कर लो और हाँ, मुझे खोजने की कोशिश मत करना। मम्मी पापा को भी समझा देना। पुलिस इसलिए हैरान थी कि जो लड़की अपने से बड़े सुधीर को माँ बाप के लिए अपना सकती है, वो शादी के इतने दिन बाद परिवार की नाक कैसे काट सकती है, किसी और के साथ कैसे भाग सकती है। पुलिस ने मैसेज की पड़ताल शुरू की तो पता चला कि मैसेज तो आगरा से ही भेजा गया था और सुधीर के ऑफिस के ही किसी कर्मचारी के फ़ोन से। खोजबीन शुरू की गई तो मैसेज भेजने वाला कोई और नहीं, विनोद था। विनोद को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसने सब कुछ सच सच उगल दिया। सुधीर गिरफ्तार कर लिया गया और जब मार पड़ी तो उसने सब कुछ सच सच कबूल कर लिया कि उसने सपना को क्यों मारा और किस तरह से मारा। उसने कबूल किया कि सपना अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी मौत हो चुकी है और सुधीर द्वारा खरीदे गए नए घर के पीछे उसे गाड़ दिया गया है। सुधीर ने बताया कि वह माधुरी वाले केस का फ़ायदा उठाना चाहता था ताकि पुलिस को शक उन्हीं अपराधियों पर जाए जिन्होंने माधुरी की हत्या की थी। यह पूछने पर कि उसने मैसेज क्यों करवाया विनोद से, जिसकी वजह से उसका राज खुल गया और वह पकड़ा गया। आखिर इतनी बड़ी गलती उसने क्यों कर दी? तो उसने बताया कि जब ऑफिस के लोगों से पूछताछ शुरू हुई तो वह घबरा गया था कि कहीं उसका और मीरा का अफेयर सामने ना आ जाए। इसलिए उसने विनोद को सपना का सिम दिया ताकि वह किसी दूसरे फ़ोन में डालकर मैसेज कर दे, लेकिन विनोद ने बहुत बड़ी गलती कर दी और अपनी पत्नी के फ़ोन में ही सपना का सिम लगाकर मैसेज कर दिया। अब सबसे बड़ा सवाल था पुलिस का भी और सपना के माँ बाप का भी और उसके सास ससुर का भी कि सपना को आखिर मारा तो क्यों मारा सुधीर ने। तो सुधीर ने बताया कि वह अपनी शादी से खुश नहीं था, उसे मॉडर्न लड़की चाहिए थी और सपना एक सीधी सादी लड़की थी। दूसरी बात, उसका मीरा के साथ चक्कर चल रहा था जो उस पर शादी का दबाव बना रही थी। सुधीर ने बताया कि बचपन से उसने सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दिया था, इसलिए कभी खुलकर ज़िंदगी जी ही नहीं पाया। उसका क्लब जाना, दारू पीना, पार्टीबाजी करने का शौक सिर्फ और सिर्फ मीरा के साथ ही पूरा होता था। सपना पहले दिन से ही संस्कारी लड़की वाला किरदार निभाने लगी थी, इसलिए उसे लगता था कि सपना के साथ उसकी ज़िंदगी तो बहुत बोरिंग हो गई है, इसीलिए सपना को जान से मार दिया। फिलहाल सुधीर के ऊपर हत्या का मुकदमा चल रहा है और उम्मीद है कि उसे फांसी और सिर्फ फांसी ही होगी। दोस्तों, कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि सिर्फ कुछ शौक के लिए अपनी पत्नी की जान ले ले। हम तो कहते हैं कि अगर आपको लड़की पसंद नहीं है तो शादी से पहले ही बता दो। शादी करके किसी की ज़िंदगी तबाह करने का किसी को भी कोई हक नहीं है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा।